नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आंचल। आज इस बुलेटिन में बात होगी राहुल गांधी के बयान पर संसद में मचे जबरदस्त बवाल की। वो मैगजीन की रिपोर्ट है, नरवणे जी ने नहीं कहा, इतना बोल दे। ममता बनर्जी के सवालों से घिरे चुनाव आयोग की। हम कभी ऐसा इलेक्शन कमीशन को नहीं देखा। देखेंगे अखिलेश यादव ने क्यों कहा वोटर लिस्ट में बीजेपी कर रही है हेराफेरी। महाराष्ट्र में बीजेपी से क्यों नाराज हुए एकनाथ शिंदे। जानेंगे बिहार विधानसभा में नीतीश और तेजस्वी के बीच क्या हुई बात। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। सुप्रीम कोर्ट का केंद्र से सवाल पूछा, पाक से आए हिंदू शरणार्थियों को नागरिकता दी तो घर क्यों नहीं, 4 हफ्ते में मांगा है जवाब। सरकार का बड़ा साइबर अलर्ट, फायरफॉक्स और थंडरबर्ड यूजर्स को चेतावनी, तुरंत लेटेस्ट अपडेट इंस्टॉल करने की दी सलाह। यूएई में सत्ता बदलने की सुगबुगाहट तेज, राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद ने क्राउन प्रिंस को सौंपी 260 अरब डॉलर की संपत्ति, सर्वोच्च नेता की कुर्सी भी सौंपे जाने की अटकलें हुई तेज। आईपैक रेड मामले में बंगाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया हलफनामा, कहा आईपैक सर्च से पहले नहीं दिया गया कोई नोटिस, ईडी की याचिका खारिज करने की मांग। और हरे निशान पर बंद हुआ शेयर बाजार, 943 अंकों के उछाल के साथ 81,666 पर बंद हुआ सेंसेक्स, वहीं 262 अंकों की बढ़ोतरी के साथ 25,088 पर बंद हुआ निफ्टी। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। लोकसभा में आज राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा शुरू हुई और जब इस चर्चा में भाग लेने के लिए राहुल गांधी ने बोलना शुरू किया तो बवाल मच गया। राहुल ने पूर्व सेना चीफ नरवणे की लिखी किताब, जो अभी प्रकाशित नहीं हुई है, उसके कुछ अंश पढ़ना शुरू किए थे, लेकिन रक्षा मंत्री और गृह मंत्री के साथ बीजेपी के तमाम सांसदों ने राहुल को बोलने से रोक दिया। तो ऐसा क्या बोल रहे थे राहुल गांधी जिससे मोदी सरकार के सामने खड़ी हो गई मुसीबत, जानेंगे इस रिपोर्ट में। संसद के बजट सत्र का 5वां दिन हंगामेदार रहा। जैसे ही लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने चर्चा की शुरुआत की, लोकसभा में अपनी बात रखने के लिए राहुल गांधी खड़े हुए और उन्होंने चीन के अतिक्रमण का जिक्र करते हुए पूर्व आर्मी चीफ नरवणे की आत्मकथा का हवाला दिया। वैसे ही सदन में हंगामा मच गया। दरअसल कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सदन में डोकलाम की घटना का जिक्र करते हुए कहा कि सेना प्रधानमंत्री से कार्रवाई का आदेश मांग रही थी। रक्षा मंत्री को बार बार फोन लगाया जा रहा था, लेकिन सेना को कार्रवाई के आदेश नहीं दिए जा रहे थे। 4 चीनी टैंक भारत की धरती पर आ रहे थे। This is about when 4 Chinese tanks were entering Indian territory. They were taking a ridge in Doklam. राहुल गांधी ने पूर्व सेना प्रमुख नरवणे की किताब का हवाला दिया। हालांकि पूर्व आर्मी चीफ की यह किताब प्रकाशित नहीं हुई है। राहुल गांधी ने जब मोदी सरकार पर सवाल उठाए तो संसद में बीजेपी के नेता खड़े हो गए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से लेकर बीजेपी के तमाम नेता राहुल गांधी को बोलने से रोकने लगे। टोका टाकी के बीच लोकसभा की कार्रवाई को 3 बार स्थगित किया गया, लेकिन सत्ता पक्ष ने राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया। राहुल जैसे ही पूर्व सेना प्रमुख नरवणे का नाम लेते तो कभी राजनाथ सिंह खड़े हो जाते, तो कभी अमित शाह, तो कभी संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू खड़े हो जाते। इस दौरान सबसे बड़ी भूमिका तो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की रही। उन्होंने रूल 349 का हवाला देते हुए कहा कि आप किसी भी अखबार, किसी भी मैगजीन या किसी भी किताब का जिक्र यहां नहीं कर सकते हैं, जिसके बाद ओम बिरला ने माइक का कंट्रोल बंद करने का निर्देश दिया, यानी राहुल गांधी को अपनी बात पूरी करने से रोक दिया गया। बाद में राहुल गांधी ने संसद के बाहर आकर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि मैंने जो कुछ कहा वो सच था, लेकिन मुझे बोलने नहीं दिया गया। राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा, जरा सुन लीजिए। मैं ये कह रहा हूं कि नरवणे जी ने प्रधानमंत्री जी के बारे में, राजनाथ सिंह जी के बारे में अपनी किताब में साफ लिखा है। वो एक आर्टिकल में आया है, मैं आर्टिकल को कोट कर रहा हूं, मुझे बोलने नहीं दे रहे हैं। मैं नहीं बोल रहा हूं, नरवणे जी ने ये किताब लिखी है। वो डरे हुए हैं क्योंकि अगर वो निकला तो नरेंद्र मोदी और राजनाथ सिंह की जो रियलिटी है वो लोगों को पता लग जाएगी कि जब चाइना हमारे सामने खड़ा था, आगे आ रहा था, 56 इंच की छाती को क्या हुआ था, उस लाइन में है। राहुल गांधी के समर्थन में अखिलेश यादव ने भी आवाज उठाई है। उन्होंने कहा कि चीन के मुद्दे पर नेता प्रतिपक्ष को बोलने देना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, चीन का सवाल बहुत सेंसिटिव है। अगर कोई सुझाव ऐसा है देश के हित में
तो मैं समझता हूं लीडर ऑपोजिशन को पढ़ देना चाहिए। यानी राहुल गांधी के समर्थन में पूरा विपक्ष एकजुट दिखाई दिया। राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया गया, 3 बार लोकसभा की कार्यवाही को रोका गया। राहुल ने भी साफ कह दिया कि अपनी बात वो रखेंगे ही। राहुल के बयान से जहां मोदी सरकार बुरी तरह से घिरी हुई दिखाई दे रही है, तो दूसरी तरफ चुनाव आयोग भी फंसता दिखाई दे रहा है। ममता बनर्जी तो सीधे ज्ञानेश कुमार से मिलने ही दिल्ली आ गई। उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त के सामने कई सवाल उठाए हैं। तो क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। पश्चिम बंगाल में एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग बुरी तरह से घिरता दिखाई दे रहा है। एसआईआर की ड्राफ्ट लिस्ट आने के बाद से तो बवाल ही मचा हुआ है। खास तौर पर जिस तरह से लोगों के नाम काटे गए और अब नागरिकता साबित करने के लिए नोटिस भेजे जा रही हैं, उससे आयोग सवालों में फंस गया है। ममता बनर्जी तो अपने साथ 13 लोगों को लेकर चुनाव आयोग ही पहुंच गई, जिन्हें चुनाव आयोग ने जिंदा ही नहीं माना। शाम 4 बजे ममता ने चुनाव आयोग के दफ्तर में ज्ञानेश कुमार से मुलाकात की। एसआईआर को लेकर जो धांधलियां चल रही हैं, उसे लेकर सवाल उठाए। बीएलओ की समस्या पर भी बात की। सीएम ममता के साथ 3 बीएलओ जिनकी जान एसआईआर की प्रक्रिया के दौरान चली गई, उनके परिवार के सदस्य भी शामिल थे। ज्ञानेश कुमार से मुलाकात के बाद सीएम ममता ने सरकार और चुनाव आयोग पर तीखा हमला किया। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग बीजेपी का आईटी सेल बन गया है, हेराफेरी कर बीजेपी के हक में काम कर रहा है। महाराष्ट्र और बिहार में चुनाव आयोग ने बीजेपी को चुनाव जिताया। अब बीजेपी के इशारे पर बंगाल में लोगों के नाम काटे जा रही हैं। बंगाल में 2002 की तरह एसआईआर क्यों नहीं कराया जा रहा है? असम में क्यों एसआईआर नहीं हो रहा है? ज्ञानेश कुमार को ये बात याद रखनी चाहिए कि कोई भी कुर्सी स्थायी नहीं होती। उनको भी जाना होगा, वो सिर्फ विपक्षी सरकारों को निशाना बना रही हैं। ममता ने यह भी सवाल किया कि आखिर चुनाव से ठीक 3 महीने पहले एसआईआर कराने की क्या जरूरत थी। टीएमसी चीफ ने चुनाव आयोग से कई सवाल किए, लेकिन मुख्य चुनाव आयुक्त कोई जवाब नहीं दे पाए। सीएम ममता बनर्जी ने एसआईआर पर सवाल खड़े किए, तो अखिलेश यादव ने भी वोटर लिस्ट पर सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने पूछा है कि आखिर जो काम चुनाव आयोग का है, वो बीजेपी के नेता क्यों कर रहे हैं। खास तौर पर वोटर लिस्ट से बीजेपी विरोधी वोटरों के नाम जिस तरह से हटाए जा रहे हैं, उस पर अखिलेश ने सवाल खड़े कर दिए हैं। तो क्या कुछ कहा अखिलेश यादव ने, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में एसआईआर प्रक्रिया जारी है, जिस पर विपक्ष पूरी तरह से चौकन्ना है। अभी हाल ही में यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने फॉर्म 7 के जरिए वोट काटने की बात कही थी। हालांकि उन्होंने उस वक्त किसी का नाम तो नहीं लिया था, लेकिन अब इस मामले में अखिलेश यादव ने सीधे बीजेपी का नाम लेते हुए पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने इस पूरे मामले में अदालत से संज्ञान लेने की अपील करते हुए एक्स पर पोस्ट किया कि माननीय न्यायालय संज्ञान ले। भाजपाई घपलेबाज खुद से फॉर्म 7 छापकर नकली हस्ताक्षर करके पीडीए समाज के वोटरों, विशेष रूप से अल्पसंख्यक समाज का वोट कटवाने में लगे हैं। हर पत्रकार से अपील है, अपना मीडिया धर्म निभाएं, लोकतंत्र बचाएं। जो भी मीडिया, वो चाहे गांव, मोहल्ले, स्थानीय स्तर का हो या जिले, मंडल, राज्य स्तर का, अगर वो ये खबरें दिखा रहा है और लोकतंत्र के चौथे खंभे की सार्थक भूमिका निभा रहा है, तो हम उसके साथ हैं। सिवाय निर्वाचन आयोग के ये बात सबको पता है। हमारे बार बार अपील करने पर भी एसआईआर में फॉर्म 7 की ये धांधली रुक नहीं रही है। उन्होंने इसे महाअपराध करार देते हुए आगे कहा कि फॉर्म 7 का दुरुपयोग एक बहुत बड़ा अपराध है। इसके गैर कानूनी इस्तेमाल की क्या सजा हो सकती है, इसके बारे में चुनाव आयोग विज्ञापन प्रकाशित करे और भाजपाई और उनके संगी साथियों को चेतावनी दे। हमारे पीडीए प्रहरी और जागरूक वोटर तो इस फर्जीवाड़े के भंडाफोड़ का प्रयास कर ही रहे हैं। चुनाव आयोग भी अपनी विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए आगे आए। कहीं ऐसा ना हो कि मुख्य चुनाव आयुक्त को चेताने के लिए कोई उनका ही नाम फॉर्म 7 का इस्तेमाल करके साफ कर दे। उन्होंने पत्रकारों से साथ देने की अपील दोहराई। जैसा आप जानते हैं कि फॉर्म 7 भारत निर्वाचन आयोग की तरफ से उपलब्ध कराया जाता है। ये फॉर्म किसी मतदाता के नाम को वोटर लिस्ट से हटाने के लिए इस्तेमाल होता है। किसी मतदाता की जान जाने, डुप्लीकेट नाम, स्थानांतरण या कोई अन्य वैध आधार हो तो कोई दूसरा व्यक्ति इस फॉर्म को भरकर उसका नाम कटवा सकता है। वहीं अब अखिलेश के इन आरोपों से बीजेपी बुरी तरह से घिरती दिखाई दे रही है। अखिलेश ने अदालत से खुद संज्ञान लेने की अपील की है। देखना होगा कि अखिलेश की इस अपील के बाद इस मामले में कोर्ट हस्तक्षेप करता है या नहीं। अखिलेश यादव ने बीजेपी और चुनाव आयोग की मिलीभगत पर सवाल उठाए हैं, जिसके बाद बीजेपी दबाव में दिखाई दे रही है। वैसे दबाव बीजेपी पर उसके सहयोगियों की तरफ से भी बढ़ रहा है। महाराष्ट्र में मेयर चुनाव को लेकर शिंदे की शिवसेना ने तो सीधे बीजेपी के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया है और मेयर चुनाव में अपना उम्मीदवार उतार दिया है। तो कैसे महाराष्ट्र में टूटती दिख रही है महायुति, देखिए इस रिपोर्ट में। महाराष्ट्र की सियासत में मेयर पद को लेकर बीजेपी और शिंदे गुट में खींचतान बढ़ती ही जा रही है। रविवार यानी 1 फरवरी को बीजेपी और शिवसेना शिंदे गुट की तरफ से महापौर और उप महापौर पद के लिए उम्मीदवारों ने अपना नामांकन भर दिया। बीजेपी की तरफ से सुजाता सूरज पाटिल ने महापौर और दशरथ सीताराम भगत ने उप महापौर पद के लिए नामांकन भरा, तो वहीं शिवसेना की तरफ से सरोज रोहिदास पाटिल ने महापौर और आकाश मडवी ने उप महापौर पद के लिए नामांकन भरा। दोनों पार्टियों की तरफ से नामांकन पत्र आने के कारण अब 5 फरवरी को आयोजित महासभा में दोनों पदों के लिए चुनाव करवाया जाएगा।
जैसे आप जानते हैं कि नवी मुंबई मनपा चुनाव में 111 सीटों में से बीजेपी को 65 और एकनाथ शिंदे की शिवसेना को 42 सीटों पर जीत मिली थी। चुनाव रिजल्ट के बाद ऐसा लग रहा था कि बीजेपी निर्विरोध महापौर बनाने में सफल हो जाएगी, लेकिन शिवसेना ने उसके लिए चुनौती खड़ी कर दी है। ज्यादातर मनपा चुनाव में बीजेपी और शिवसेना शिंदे गुट एक साथ चुनाव लड़े थे। कुछ जगहों पर अलग अलग भी लड़े, लेकिन चुनाव के बाद एक साथ आ गए थे। आपको याद होगा, उल्लासनगर में शिवसेना शिंदे अपने दम पर बहुमत तक पहुंच गई थी। उसके बावजूद बीजेपी को उप महापौर का पद दिया था। उसी तरह कल्याण डोंबिवली में शिवसेना अपने दम पर बहुमत तक पहुंच गई थी, फिर भी बीजेपी को उप महापौर का पद दे दिया, जिससे वहां भी महापौर और उप महापौर का चुनाव निर्विरोध हो गया था। तो वहीं नवी मुंबई में बीजेपी को बहुमत मिलने पर भी माना जा रहा था कि बीजेपी शिवसेना शिंदे गुट को साथ लेते हुए उन्हें उप महापौर का पद देगी, लेकिन इसके उलट फैसला करते हुए बीजेपी ने उम्मीदवारों का नामांकन भरवा दिया और शिवसेना शिंदे गुट से चर्चा तक नहीं की, जिसके जवाब में शिंदे की शिवसेना ने भी यहां महापौर और उप महापौर पद पर नामांकन भरवाकर चुनौती पेश कर दी है। महाराष्ट्र में महायुति टूटती हुई दिखाई दे रही है, तो बिहार में भी एनडीए के हालात बहुत अच्छे नहीं दिख रहे हैं। विधानसभा के अंदर से जो तस्वीरें सामने आई हैं, उसमें तेजस्वी यादव और सीएम नीतीश कुमार के बीच करीबी एक बार फिर से बढ़ती दिखाई दे रही है, तो दूसरी तरफ विपक्ष के नेता की सक्रियता भी बढ़ गई है। तो क्यों बिहार में घबराई दिख रही है बीजेपी? देखिए इस रिपोर्ट में। बिहार की सियासत में काफी गहमा गहमी देखी जा रही है। विधानसभा के बजट सत्र का आगाज हो चुका है। इसकी शुरुआत राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान के अभिभाषण के साथ हुई, लेकिन सबसे ज्यादा सुर्खियां अगर किसी ने बटोरी तो वो नीतीश और तेजस्वी की बातचीत ने। जी हां, राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान सेंट्रल हॉल से एक खास तस्वीर सामने आई, जिसमें सीएम नीतीश कुमार और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव आपस में बातचीत करते नजर आए। तेजस्वी ने नीतीश कुमार का हालचाल पूछा, फिर सीएम ने भी तेजस्वी से बात की, जिसके बाद सियासी हलकों में कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं कि बिहार में अब क्या खिचड़ी पक रही है। इसके अलावा तेजस्वी की व्हीलचेयर पर सदन में एंट्री ने भी सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। दरअसल उनके पैर में चोट लगने से पैर के अंगूठे का नाखून उखड़ गया और इस वजह से उन्होंने व्हीलचेयर का सहारा ले लिया। चोटिल होने के बावजूद तेजस्वी के तेवर हमेशा की तरह कड़क दिखाई दिए। उन्होंने राज्यपाल के अभिभाषण से लेकर मोदी सरकार के केंद्रीय बजट तक तमाम मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रिया दी और एनडीए सरकार को जमकर घेरा। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने अपने अभिभाषण में बिहार की सुरक्षा, शिक्षा और प्रशासनिक सुधारों को लेकर कई अहम जानकारियां दी, लेकिन तेजस्वी यादव का कहना है कि सब कुछ पुराना ही है, कुछ नया नहीं है। सरकार के अधिकारी जो लिख कर देते हैं वही राज्यपाल पढ़ देते हैं। राज्यपाल के अभिभाषण में केवल हरियाली दिखाई गई, लेकिन सर्वे में ऐसा कुछ नहीं दिखता। हकीकत इससे काफी दूर है। पिछले 10 सालों से यही भाषण सुन रहा हूं। तेजस्वी ने एनडीए सरकार को आईना दिखा दिया है। चुनाव के नतीजों के बाद उनकी इस धमाकेदार वापसी से एनडीए सरकार की मुश्किलें बढ़नी अब तय मानी जा रही हैं। बिहार में बीजेपी हर तरफ से मुसीबत में दिखाई दे रही है। एक तो नीतीश कुमार ही उसकी बड़ी चिंता है, तो दूसरा यूजीसी को लेकर बिहार में शुरू हुए आंदोलन ने भी उसकी चिंता को बढ़ा दिया है। एससी और एसटी के छात्रों ने यूजीसी के नए नियमों के समर्थन में जबरदस्त प्रदर्शन किया है। इसकी गूंज दिल्ली तक सुनाई दे रही है। तो यूजीसी नियमों में कैसे फंसती जा रही है बीजेपी, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। यूजीसी के हाल ही में जारी किए गए इक्विटी रेगुलेशन नियम 2026 पर सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी है। साथ ही केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है, जिसमें कहा है कि ये नियम पहली नजर में पूरी तरह से साफ नहीं है और इनका गलत इस्तेमाल होने की पूरी उम्मीद है। तो वहीं यूजीसी के नए नियमों को लागू करने की मांग को लेकर पटना में 2 फरवरी को छात्रों का आंदोलन तेज हो गया। बड़ी संख्या में छात्र पटना कॉलेज परिसर से गांधी मैदान की तरफ मार्च करते हुए निकले। आंदोलन के दौरान छात्रों ने प्रशासन और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। छात्रों के मार्च को देखते हुए पुलिस ने जेपी गोलंबर के पास बैरिकेडिंग कर रखी थी, लेकिन जैसे ही छात्र वहां पहुंचे उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया गया। इस दौरान छात्रों और पुलिस के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई और छात्र बैरिकेडिंग पर चढ़कर नारेबाजी करने लगे। कुछ ही देर में प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेडिंग तोड़ दी और आगे बढ़ने की कोशिश की, जिससे इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। पुलिस ने हालात संभालने के लिए वाटर कैनन की गाड़ी बुलवाई और गाड़ियों की आवाजाही रोक दी गई। जैसा आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने 29 जनवरी को यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में भेदभाव रोकने वाले नए यूजीसी नियम पर रोक लगा दी थी, जिसे 13 जनवरी 2026 को जारी किया गया था। यूजीसी के नए नियमों को लेकर छात्र समुदाय 2 धड़ों में बटा हुआ है। एक तबका नियमों को लागू करने की मांग कर रहा है, जबकि दूसरा सुप्रीम कोर्ट के फैसले का समर्थन कर रहा है। अब इस मामले में 19 मार्च को सुनवाई होगी।
तब कोर्ट तय करेगा कि यूजीसी के ये नए नियम लागू होंगे या इन्हें हमेशा के लिए रद्द कर दिया जाएगा। यूजीसी के नए नियमों पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा रखी है, लेकिन कोर्ट का फैसला बीजेपी की चिंता बढ़ा रहा है। तो दूसरी तरफ सबसे बड़ी चिंता इस समय मिडिल ईस्ट में दिखाई दे रही है, जहां अमेरिका और ईरान के बीच जंग का खतरा बढ़ता दिख रहा है। लेकिन अब एक उम्मीद की किरण दिखाई दे रही है। तुर्की में अमेरिका और ईरान बातचीत के लिए तैयार हो गए हैं। तो कब होगी ये बातचीत और क्या पूरी तरह से टल गया है जंग का खतरा? देखिए इस रिपोर्ट में। ईरान और अमेरिका के बीच लंबे वक्त से धमकियों का सिलसिला जारी है। दोनों देशों ने अपने हथियार भी तैनात कर दिए हैं। अमेरिकी युद्धपोत ईरान के करीब पहुंच गए हैं, तो ईरान ने भी अपने डिफेंस सिस्टम्स को एक्टिवेट कर दिया है, जिसके बाद ये माना जा रहा था कि अब कभी भी मिडिल ईस्ट में जंग छिड़ सकती है। लेकिन अचानक ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हमले की धमकियों के बीच बातचीत के संकेत देने लगे। कहा यह जा रहा है कि ईरान के तेवरों ने ट्रंप को बातचीत का रास्ता अपनाने पर मजबूर कर दिया। वैसे जिस तरह ईरान अपनी रक्षा क्षमताओं को बढ़ा रहा है, उसे रूस और चीन से भी इसमें मदद मिल रही है। उसे देख ट्रंप के रुख में आया बदलाव चौंकाने वाला नहीं है। इस बीच खाड़ी देशों ने भी अलग से चेतावनी दे दी कि ईरान की मिसाइल क्षमताएं पश्चिम एशिया में अमेरिका के हितों के लिए गंभीर खतरा है। वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट में इसकी जानकारी दी गई, जिसके बाद ट्रंप ने भी बातचीत के लिए दबाव बढ़ाते हुए कहा है कि अगर ईरान नहीं माना तो नतीजे कुछ भी हो सकते हैं। वैसे ईरान तो पहले ही कह चुका है कि वो जंग और बातचीत दोनों के लिए तैयार है, लेकिन बातचीत भी इसी शर्त पर होगी जब इसकी आड़ में कोई खेल ना हो। यानी ईरान पूरी तरह से सतर्क है। जून 2025 में जो गलती उसने की थी, अमेरिका से बातचीत के बीच ही इजराइल ने ईरान पर हमला बोल दिया था। लेकिन अब ईरान दुश्मन को कोई भी ऐसा मौका नहीं देगा। ईरान के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि हमें उम्मीद है कि अमेरिका के साथ युद्ध को टालने की राजनयिक कोशिशें सफल होंगी। इसके लिए मध्य पूर्व के कई देशों ने मध्यस्थ के रूप में काम किया है। रूस ने तो यहां तक कहा कि क्रेमलिन ने ईरान के समृद्ध यूरेनियम के भंडारण के लिए भी अपनी सेवाएं देने का प्रस्ताव दिया था। इन हालात में अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत की संभावना बढ़ती दिखाई दे रही है, लेकिन यह भी तय है कि जंग का खतरा अब तक पूरी तरह नहीं टला है। ऐसे में ये क्षेत्र बहुत ही संवेदनशील बना हुआ है। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। वह गुड न्यूज है। सरकार ने 15,000 सेकेंडरी स्कूलों में और 5,000 कॉलेजों में छात्रों को अब रील बनाना सिखाने का फैसला किया है। अच्छी बात है। सरकार को अब रोजगार देने की समस्या जो है उससे भी छुटकारा मिल जाएगा। बच्चों को रोजगार मिल ही जाएगा, पढ़ाई हो या ना हो। अच्छी बात यह है कि साथ में पकौड़े तलने की भी ट्रेनिंग बच्चों को दे देना चाहिए, ताकि आने वाला जो उनका भविष्य है वो पूरी तरह से सुरक्षित हो जाए। कोई रील बना रहा होगा, कोई पकौड़े तल रहा होगा, सरकार वोट मांगने में लगी। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान जी। तो आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।